Myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। डिबाई-हकल-ओंस्कर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डिबाई-हकल-ओंस्कर इक्वेशन। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए कई सिद्धांत दिए गए जिनके प्रमुख बिंदु हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ ठोस अवस्था में भी पूर्णतः आयनित अवस्था में होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में ये आयन विचरण करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, अतः विद्युत को प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड 100% इन सॉलिड स्टेट बट नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पिघलने पर या किसी विलायक में विलयन बनाने पर ये आयन गतिशील हो जाते हैं और इन आयनों की गतिशीलता निम्न कारणों पर निर्भर करती है। पहला है माध्यम की विस्कासिता या श्यानता या विस्कोसिटी जिसमें ये गति कर रहे हैं। प्रत्येक आयन के विलायकन की मात्रा या प्रत्येक आयन कितने विलायक अणु द्वारा घिरा रहता है, क्योंकि अगर विलायकन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल जो आयन है वो बल्की हो जाएगा और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। विलयन की सांद्रता जिसमें प्रत्येक आयन के लिए अंतर आयनिक बल का निर्धारण होगा, क्योंकि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से को आकर्षित करेंगे, जबकि समान आवेशित आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए λ/λ0 का अनुपात उनके आयनन की मात्रा नहीं दर्शाता है, बल्कि केवल चालकता का अनुपात F0 दर्शाता है। श्री जेसी बोस ने यह बताया कि प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन में पूर्णतः आयनित अवस्था में होते हैं, लेकिन इन आयनों का कुछ अंश ही ऐसा होता है जो गति करने के लिए मुक्त हो। शेष आयन प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। इन विलयनों की विद्युत चालकता आयनों के इस गतिशील अंश के कारण होती है। उन्होंने आयनों के इस गतिशील अंश को लवण का सक्रिय या एक्टिव भाग कहा, जिसका परिकलन केवल चालकता प्रयोगों में किया गया और सक्रिय द्रव्यमान के नियम से नहीं। इसके लिए जो सूत्र दिया है वो है √V log A = K। एक संयोजी प्रबल विद्युत अपघट्य के सांद्र विलयनों के व्यवहार की भी कुछ सीमा तक व्याख्या की जा सकती है इस सूत्र के द्वारा। सन 1923 में डिबाई व हकल ने प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अनुसार प्रबल विद्युत अपघट्य जो ठोस अवस्था में पूर्णतः आयनित अवस्था में होते हैं, विलयन में किसी भी सांद्रता पर पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में होने चाहिए, अर्थात सांद्रता के किसी भी मान पर विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मान इकाई होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए समीकरण है अल्फा λm/λm0 का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि λm व λm0 के मान समान होने चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता के मान में सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं
पढ़ना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयनों की चालकता पर भी तनुता का प्रभाव पड़ता है और तनुता बढ़ाने पर चालकता के मान में वृद्धि होती है। डिबाई व हकल ने बताया कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता के मान में तनुता के साथ वृद्धि उनके आयनीकरण की मात्रा में वृद्धि से नहीं बल्कि उनके अंतर आयनिक बल या इंटर आयनिक फोर्स में कमी होने के कारण होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन में पूर्ण रूप से आयनाइज तो होते हैं लगभग सारी सांद्रताओं पर, लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित या डिसोसिएट नहीं होते हैं। यदि विलयन की सांद्रता अधिक हो तो विलायक के डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान कम हो। ऐसी स्थिति में विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर आयनिक युग्म या आयनिक डबलेट बना लेते हैं। विपरीत आवेशित आयनों के मध्य का यह आकर्षण बल अंतर आयनिक बल या इंटर आयनिक फोर्स कहलाता है। विलयन के सांद्र होने की स्थिति में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण इंटर आयनिक फोर्स में वृद्धि हो जाती है और विलयन की चालकता के मान में कमी आती है। अंतर आयनिक प्रभावों के परिणाम को परिकलित करने के लिए डिबाई हकल ने आयनिक परिमंडल या आयनिक एटमॉस्फेयर की थ्योरी दी और इस थ्योरी से उत्पन्न एसिमेट्रिक प्रभाव या असीमित प्रभाव तथा इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव का समावेश करके ओस्गर ने प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता के संबंध में एक समीकरण दिया, जिसे हम उनके नाम पर डिबाई हकल ओस्गर इक्वेशन या समीकरण कहते हैं और संक्षेप में इसे ओस्गर इक्वेशन भी कहते हैं। विलयनों में आयनों पर दो प्रकार के विपरीत प्रभाव कार्य करते हैं। पहला प्रभाव है कूलम्बिक पारस्परिक क्रिया या कूलम्बिक इंटरेक्शन, जो आयनों को व्यवस्थित संरचना में लाने का प्रयास करती है, और दूसरा आयनों के मध्य ऊष्मीय टक्कर या थर्मल कोलिजन, जो आयनों को व्यवस्थित संरचना से दूर ले जाने का प्रयास करती है। इस प्रकार के दो विपरीत प्रभावों के कारण विलयन में आयनों की व्यवस्था इस प्रकार से हो सकती है कि एक धनायन कई ऋणायन द्वारा गिर जाता है और एक ऋणायन कई धनायनों द्वारा गिरा रहता है, और इस प्रकार प्रत्येक आयन के चारों ओर विपरीत आवेशित आयनों का परिमंडल या एटमॉस्फेयर बन जाता है, जो आयनिक परिमंडल या आयनिक एटमॉस्फेयर कहलाता है। विलयन में एक आयन अपने विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा रहता है और सब ओर से समान आकर्षण बल होने के कारण ये सिमेट्रिक स्टेट में या सममित अवस्था में होता है, जैसा कि हमने 12A डायग्राम में दिखाया है। अब यदि इस विलयन पर विद्युत विभव को लगाया जाए तो आयन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। इस प्रयास में आयन को अपने आयनी परिमंडल के साथ सामंजस्य नहीं रह पाता है और आयन के चारों ओर का आयनी परिमंडल या आयनिक एटमॉस्फेयर असममित हो जाता है, जैसा कि हमने
वी डायग्राम में दिखाया है, क्योंकि जब निगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो ये जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो इफेक्ट होता है। इन आयनिक परिमंडल को आयन के साथ पुनः समायोजित करने में आयन परिमंडल को कुछ समय की आवश्यकता होती है, जिसे हम विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो जब पॉजिटिव आयन थोड़ा सा शिफ्ट होता है तो पुनः उसके चारों तरफ सिमेट्रिक एटमॉस्फेयर बनता है, और इस सिमेट्रिक एटमॉस्फेयर बनने में जितना समय लगेगा हम उसको रिलैक्सेशन टाइम या शिथिलन टाइम या शिथिलन प्रभाव कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गति करते हुए आयन के पीछे विपरीत आवेशित आयन संचित हो जाते हैं, जो स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण आयनों की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। आयनों की गति को कम करने वाले इस प्रभाव को शिथिलन प्रभाव या रिलैक्सेशन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें आयनों की गति कम हो जाती है, अर्थात शिथिल हो जाती है, अथवा असममित प्रभाव या एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इस प्रभाव के कारण आयनों का आयनी परिमंडल या आयनिक एटमॉस्फेयर एसिमेट्रिक हो जाता है। विलयन में आयन सॉल्वेटेड हो जाते हैं और विद्युत धारा के प्रभाव से विलायक अणुओं सहित आयन गति करता है। इस प्रकार आयन युक्त विलायक की एक धारा इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है, अतः किसी आयन को इलेक्ट्रोड की ओर जाने में अपने विपरीत आवेशित आयनों के आकर्षण के अतिरिक्त विपरीत दिशा में जा रहे विलायक की धारा के भी विरुद्ध गमन करना पड़ता है। इस आयन द्वारा अपने विपरीत दिशा में जा रहे विलायक की धारा के विरुद्ध गमन करना ही इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव या इफेक्ट कहलाता है। यदि विलयन सांद्र है तो उपयुक्त दोनों प्रभावों की तीव्रता अधिक हो जाती है, अतः किसी विद्युत अपघट्य का विलयन जितना अधिक सांद्र होगा, एसिमेट्रिक प्रभाव या इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव के कारण आयनों की गति के लिए उतना ही अधिक अवरोध या हर्डल होगी, फलतः उस विलयन की उतनी ही कम चालकता होगी। आयनिक विलयनों में डिबाई-हकल सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आयन का एक आयनिक परिमंडल होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में की अनुपस्थिति में इस आयनिक परिमंडल को हम विपरीत आवेशित गोले के रूप में देख सकते हैं, जिसकी त्रिज्या Rn = 1/काई को डिबाई लंबाई या डिबाई लेंथ कहा जाता है। यह परिमंडल आयन के चारों ओर सममित ढंग से वितरित होता है, अतः आयन पर लगने वाला आकर्षण बल का कुल प्रभाव शून्य हो जाता है। अब यदि इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो आयन एक दूसरे के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। ऐसी स्थिति में उस विपरीत आवेशित परिमंडल को
सम्मित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा और वह पीछे ही की ओर छूट जाएगा। इस असम्मितता के कारण यह विपरीत आवेशित वायुमंडल आयन को पीछे की ओर आकर्षित करेगा और आयन की गति में बाधा उत्पन्न करेगा। किसी आयन पर आयनिक परिमंडल का प्रभाव निम्न परिस्थितियों में कम हो जाता है। पहला है 1/chi का मान कम हो, क्योंकि उस स्थिति में आयनिक परिमंडल विपरीत आवेशित आयन से काफी दूर स्थित होगा। दूसरा, विलायक के डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक हो, क्योंकि उस स्थिति में आयनों के मध्य का बल काफी सीमा तक डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक के द्वारा संतुलित हो जाएगा। यदि KT का मान अधिक हो, उस स्थिति में आयनिक परिमंडल का प्रभाव कम पड़ेगा, क्योंकि ताप के बढ़ने पर आयनिक परिमंडल कोहेरेंट अवस्था में होगा। आयनों की चालकता को कम करने वाले कारक है एसिमेट्रिक प्रभाव। किसी भी एक संयोजी विद्युत अपघट्य के विलयन में असम्मित प्रभाव के कारण पदार्थ की मोलर चालकता के मान में B A इंफिनिटी C⁻² प्रकार के व्यंजक में जितनी कमी होगी, जहाँ B एक स्थिरांक है, उसका मान B = 8.20 × 10⁵ अपॉन εr T⁵²। यहाँ पर εr विलायक का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक है। इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। आयनों की चालकता में बाधा पहुंचाने वाला दूसरा कारण इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव है। इस प्रभाव में आयन तथा आयनिक परिमंडल विपरीत दिशा में गति करते हैं और ये अपने साथ साथ योजित विलायक अणुओं को भी खींचते हैं। फलतः आयनों की आयनिक वायुमंडल दोनों को ही धारा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ना होता है। स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे के वेग में बाधक होंगे। इस प्रकार की रुकावट या बाधा गाढ़े द्रवों में कम होती है, क्योंकि गाढ़े द्रव में आयन और आयनिक परिमंडल दोनों ही मंद गति से गमन करते हैं। एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव के कारण आयनों की गति उत्पन्न रुकावट का व्यंजक A C⁻² के द्वारा प्रकट किया जाता है। यहाँ पर A एक स्थिरांक है, जिससे निम्न व्यंजक द्वारा प्रकट किया जा सकता है। A = 8.249 × 10⁻⁴ अपॉन εr T⁻²η। यहाँ पर नीटा विलायक की शांता गुणांक है। किसी एक संयोजी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान हम इस समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और ये लैम्डा = λ∞ -8.249 × 10⁻⁴ अपॉन εr T⁻² नीटा प्लस 8.20 × 10⁵ लैम्डा इंफिनिटी अपॉन εr T⁻³ √c। या हम लिख सकते हैं लैम्डा = λ∞ -a + b λ∞
अंडरवुड सी, और यही पोंसगर्ड समीकरण